Okay, so welcome all of you. Let's start with the lecture. तो जैसा कि हमने कल देखा था concept of law of conservation of momentum, angular momentum, and the concept of torque. तो उसके डेरिवेशन भी हमने प्रूव किए थे और ये देखा था how the torque is related with angular acceleration, and also we have seen how the angular momentum is related with angular velocity. The two important deductions or derivations we have done last time are okay, so One. here we have seen last time the two important derivations, one of which is L is equal to I alpha, I omega. ये सबसे पहला एक इक्वेशन हमने देखा था और दूसरा एक इक्वेशन हमने देखा था टॉर्क tau is equal to I into alpha. Here we say that omega is the angular velocity. Omega जो है वो angular velocity हुआ करता है, जबकि torque जो है torque is called as the angular acceleration. So angular velocity and angular acceleration, these are the two important things you have to see here. तो इसमें angular velocity का मतलब होता है कि how fast the body is rotating actually, and angular acceleration is nothing but the at what rate, how fast the angular velocity increases in the rotational motion actually. तो angular acceleration जो है वो actually angular velocity का rate of change होता है d omega by dt, इसलिए उसको हम लिखते हैं अल्फा को. और at the same time angular velocity जो है वो तो simply just how fast the body is revolving or rotating body, how fast it is rotating, ये दिखाने वाला क्वांटिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है. और ये भी हमने कल लास्ट टाइम प्रूव किया था कि टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू dl by dt, और वो प्रूव करने के लिए हमने ये इक्वेशन स्टार्ट किया था. एक बार फटाफट वो डेरिवेशन देख लेंगे एक बार. जो टॉर्क
और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू डी एल बार बाय डी टी। तो डी एल बाय डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये प्रूव करने के लिए हमने स्टार्टिंग में सहारा लिया था इस इक्वेशन का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। एल बार इज ऑलवेज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, जो कि हमने ऑलरेडी कल भी देखा था। तो इसको अगर हम सपोज एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करना मतलब सिंपली डी बाई डी टी जोड़ना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ here it is d by dt of L bar on the LHS, which is going to be equal to d by dt मतलब ही derivative again of R bar cross P bar, which is as it is. So that if you simplify this further, then we get this as d L bar by dt, which is kept as it is. And what is this? तो ये जो d by dt of R bar cross P bar है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। डेरिवेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, जैसा कि हम जानते हैं u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये हमको करना पड़ता है। तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना कि अगर सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है डी बाई डी डी एक्स ऑफ यू बार क्रॉस वी बार, अगर हमको करना है तो इन दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है, देखो ठीक से, एंड नन ऑफ देम आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों जो है वो वेरिएबल्स है, यू बार और वी बार दोनों अगर वेरिएबल्स है तो उस केस में हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक एक को हमको बाहर रख के दूसरे का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि यू बार इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फैक्टर। सो यू बार यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है, इट हैज टू बी फर्स्ट फैक्टर इन बोथ ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व हियर। यहाँ पे दोनों की तरफ यहाँ पे यू को हमको फर्स्ट फैक्टर रखना है। तो लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे यू डॉट डी वी बाई डी एक्स और यहाँ पे वी डॉट डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे हमने यू को बाद में और वी को पहले ले लिया। तो ये जो है ये वेक्टर में अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड इन द वेक्टर्स बिकॉज इन वेक्टर्स वी नो दैट द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे u अगर पहले है तो वो u हमेशा पहले ही रहना चाहिए, और v अगर बाद में है तो v हमेशा बाद में ही रहना चाहिए। हाँ ये तो है कि हमको u को बाहर रख के v का डेरिवेटिव निकालना है, और वहाँ यहाँ पे v को बाहर रख के u का डेरिवेटिव निकालना है, वो तो करना ही है। लेकिन देखिए ठीक से कैसे करना है, तो u बार बाहर रखा जाएगा, क्रॉस डेरिवेटिव हम निकालेंगे v का, तो डी वी बार बाई डी एक्स वो बन जाएगा, नो डाउट। प्लस अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो v बार को हमको बाहर रखना है और u बार का डेरिवेटिव निकालना है, नो डाउट। लेकिन u बार वाला टर्म फर्स्ट पहले रखना है, तो इसको हम उल्टा भी लिख देंगे तो भी चलेगा ना इसके बदले। अगर सपोज ये जो पूरा टर्म है तो उसके बदले अगर हम उसको ऐसा लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, इट्स ओके, वी कैन राइट दैट। सो मीनिंग तो एक ही है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे हमको वही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी यू बार बाय डी एक्स क्रॉस वी बार, तो टर्म तो वही है, सिर्फ हमने उसको ऑर्डर उल्टा कर दिया। तो इसलिए क्योंकि u bar has to be the first factor always and v bar has to be the second factor always, and that's why we have done it in this way। तो ये इस तरह से हमको करना है। This is called as the product rule in derivative in case of vectors। तो जब भी हमको वेक्टर के बारे में प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है तो हमको ये इस तरह से इसको यूज करना पड़ता है। तो u bar into derivative of v bar प्लस डेरिवेटिव ऑफ u बार इंटू ओनली v बार। तो ये अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ठीक से। तो यहाँ पे r बार वैसे ही रहेगा, r बार इज गोइंग टू बी एज इट इज, सो दिस इज r बार क्रॉस डेरिवेटिव मतलब d बाई dt ऑफ p बार इन द ब्रैकेट प्लस, अब यहाँ पे हमको p बार को बाहर रखना है
और आर बार का डेरिवेटिव निकालना है, नो डाउट। तो हम निकालेंगे आर बार का डेरिवेटिव, जो कि बनता है डी आर बार बाई डी टी क्रॉस पी बार एज इट इज। ओके, सो ये बन गया उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। बट इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जाके ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लिख से कि डी एल बार बाई डी टी एज इट इज इक्वल टू आर बार एज इट इज क्रॉस हियर डी पी बार बाई डी टी। तो यहाँ पे डी पी बार बाई डी टी इसको हमने लिख दिया, और यहाँ पे इसको डी आर बार बाई डी टी लिख दिया, डी आर बार बाई डी टी क्रॉस पी बार एज इट इज। एंड देन वी हैव सीन हियर दैट जो कि आर बार क्रॉस टी पी बार बाई डी टी, जैसा कि हम जानते हैं कि डी पी बार बाई डी टी मतलब ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमको न्यूटन सेकेंड लॉ याद है, तो लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर देखा था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ सिंपली टेल्स अस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इन वर्ड्स को अगर हम सपोज मैथमेटिकली लिखने के लिए अगर थोड़ा ट्राई करते हैं, तो हमको पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब ही dp by dt which is going to be equal to the force, and this is the Newton's second law of motion in linear motion। तो इसलिए अगर ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वेक्टर फॉर्म में dp bar by dt automatically becomes f bar, that is the force vector we can say, and at the same time this dr bar by dt, जैसे कि हमको पता है r bar का मतलब होता है position vector and rate of change of position is also called as velocity। तो इसीलिए हमको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डी आर बार बाई डी टी को हमको वेलोसिटी बोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो वी बार बन जाएगा। वी बार मतलब वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो हमको ये मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो कि डी एल बार बाई डी टी इज गोइंग टू बी एज इट इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, where f bar is going to be the force vector plus यहाँ पे dr bar by dt बन गया v bar cross p bar which is the momentum vector। and then we can see the next step that is about r bar cross f bar। जैसे कि हमको पता है r bar cross f bar is called as torque bar, that is the torque vector। and अभी इसमें v bar cross p bar की अगर बात चले, तो v bar cross p bar, already we know that p bar itself contains v bar, so we can write this p bar as mv bar। तो अगर हम इसको v bar cross p bar को अगर v bar cross mv bar अगर लिखते हैं, तो ये mv bar, तो इसको हम लिख सकेंगे आराम से which is equal to m times of v bar cross v bar, no doubt। and then we can understand why this will be zero, because in vector product का एक property है कि any vector when multiplied with itself, if we have vector a bar, if we multiply it with itself, a bar cross a bar is always equal to o bar, because a bar cross b bar is defined to be a new vector, third vector c bar, whose magnitude is actually equal to mod of a bar into mod of b bar into sine of angle between a bar and b bar, that is theta, sine theta। but since a bar and a bar are parallel to each other, तो a bar और a bar parallel होने के कारण ये a bar और a bar के बीच में जो एंगल है थीटा, वो तो जीरो बन जाएगा, और एंगल जीरो बनने से साइन ऑफ दैट एंगल will also become zero, and because of that only we can say that when the two vectors are parallel to each other, then the cross product of two vectors, parallel vectors, is always going to be equal to zero। moreover, अगर if we multiply a vector with itself, if we take the cross product of a vector with itself, then it is going to be null vector, that is zero, and that's why this v bar cross p bar is going to be equal to o bar। ये एक तरफ से तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि p bar को m v bar लिख के फिर v bar cross v bar equal to o bar, या तो एक सिंपल स्टेटमेंट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि since v bar is going to be parallel to p bar, so जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में का भी एंगल जीरो होता है, और उसकी वजह से साइन जीरो बनने की वजह से
यहाँ पे वी बार क्रॉस पी बार वैसे भी जीरो बन जाता है। तो ये दो रीजन हम देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक रीजन हम तो चल जाएगा। सो आफ्टर ऑल दिस फैक्टर इज गोइंग टू वैनिश, इट्स गोइंग टू बिकम जीरो। सो इफ वी यूज इट हियर देन वी कैन गेट द नेक्स्ट स्टेप एज सिंपली dl bar by dt is going to be equal to torque bar। तो अगर इसको हमने टॉर्क बार लिख दिया प्लस जीरो बार, तो it doesn't make any difference and hence we can get that so the next step will be simply we have that okay, so dl bar by dt is going to be equal to torque bar. This is nothing but the Newton's second law applied in rotational motion. Now we can think about the law of conservation of angular momentum, we'll say. So basically, law of conservation of angular momentum simply tells us that when torque is equal to zero, when torque is going to be equal to zero, means when no external torque acts on the whole system of colliding bodies, then we can say that the angular momentum, that is L bar, always remains constant. ये हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखो हमने क्या यूज किया। तो when torque is zero, so that means we have to assume that torque is going to be zero. Once we assume that this torque is zero, we can get that, but torque is always equal to dl bar by dt, correct? So since torque is going to be zero, that means dl bar by dt is also going to be zero. तो अभी अगर ये जीरो है, dl bar by dt जीरो है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस l bar is going to be zero. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, d by dt मतलब ही डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ l bar if it is zero, then we know that the डेरिवेटिव जिसका जीरो होता है वो फंक्शन जरूर कांस्टेंट होना जरूरी है। और ये बात यूज करके उनको पता है ऑलरेडी कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जो होता है उस कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो आ जाता है। तो जिसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो वो जरूर कांस्टेंट होना चाहिए। और इस लॉजिक को यूज करके ही हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि एल बार मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू कांस्टेंट। So that means this angular momentum of the body must be a constant, and this is a proof. ये पूरा जो है, this is going to be the proof of law of conservation of angular momentum. But अगर तो suppose आपको एग्जाम में अगर law of conservation of angular momentum प्रूव करने के लिए बोला जाता है, तो सिंपली आपको इतना ही नहीं करना है, जस्ट इतना ही सिर्फ when torque equal to zero and dl bar by dt equal to zero and then l bar equal to constant, इतना ही नहीं करना है, क्योंकि हमको पहले ये प्रूव करना है। ये जो हमने यहाँ पे देखा तो ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल इस पॉइंट से, देखो यहाँ पे ठीक से। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि टॉर्क बार इज इक्वल टू हमको डीएल बार बाय डीटी प्रूव करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, इसलिए हमको स्टार्ट करना है। और उसके बाद हमने ये किया कि इसको डिफरेंशिएट किया, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंशिएट किया उसको, और उसकी वजह से ये जो डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया लीनियर मोशन के अंदर का, और डीपी बार बाय डीटी को हमने एफ बार पुट कर दिया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने आर बार क्रॉस एफ बार को और इवन हाँ डी आर बार बाय डीटी को भी हमने वी बार पुट किया। और उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने आर बार क्रॉस एफ बार को टॉर्क बार पुट किया, और वी बार पैरेलल टू पी बार होने के कारण वी बार क्रॉस पी बार जो है उसको हमने जीरो के साथ मतलब नल वेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट स्टेप में हमको ये मिल गया, दैट इज टॉर्क बार dl bar by dt is equal to torque bar plus o bar, that is null vector. But null vector when added up to any vector gives us the same vector, and that's why we get this as the next step, that is torque dl bar by dt is equal to torque bar. And this is the statement which we can use to prove the law of conservation of angular momentum, which tells us simply that whenever torque is zero, so whenever torque is zero, then we can say that the angular momentum is going to be constant. तो torque zero होने का मतलब है dl bar by dt भी zero हो जाएगा, और dl bar by dt zero होने का मतलब है simply l bar constant हो जाएगा। और यही बात यूज करके हमने ये प्रूव किया, law of conservation of angular momentum प्रूव किया कि when torque is zero, the angular momentum remains constant. तो ये जो है
This is the proof of law of conservation of angular momentum. Now we have seen large number of examples of law of conservation of angular momentum last time, but still one example we want to see now. तो एक एग्जांपल हम अभी यहाँ पे देख लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जो कि ये इस तरह से है। देखो ठीक से, अगर मान लो कि हमारे पास एक टर्न टेबल है, इमेजिन करो ये टर्न टेबल है सपोज, एंड सपोज वी वांट टू, and suppose there is a person which is standing on this turntable. तो इस टर्न टेबल के ऊपर सपोज एक ये पर्सन जो है, तो हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी, तो ये पर्सन यहाँ पे इस टर्न टेबल पे इस टेबल के साथ घूम रहा है। ओके, अभी अगर क्या होगा अगर ये पर्सन इस टेबल के नजदीक अगर सेंटर की तरफ दौड़े, तो जैसे ये पर्सन सेंटर की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से उसका जो मास है वो मास जो है वो सेंटर की तरफ जाने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो जाएगा, और उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, ये हम समझ सकते हैं। सो इफ यू सपोज द पर्सन, इस पर्सन का जो पाथ है उसका रेडियस अगर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, ठीक से ये पर्सन के पाथ का रेडियस कम होता जा रहा है, एंड एज सून एज इट गोज ऑन डिक्रीजिंग what happens is the angular velocity seems to be increasing। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियरली कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया, और अगर हमने ये रेडियस जो है वो फिर से बढ़ा दिया, कर्सर को अगर वापस बाहर की तरफ भेज दिया, तो उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगा। देखो ठीक से, even if the person goes to this center point, their angular velocity will be found to be increased immediately, and if the person goes away from the center, the angular velocity will get decreased। And from this example again, we can say the law of conservation of angular momentum is to be true in this case also। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं आराम से कि किस तरह से law of conservation of angular momentum काम करता है। So this is the all about law of conservation of angular momentum। Now we'll see the next concept in this chapter, that is about the theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे theorem of parallel axis। What is the theorem of parallel axis? बेसिकली क्या होता है, कई बार हमको ये जरूरत पड़ती है कि एक किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट हमको सपोज पता है, लेकिन उस बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल दो तीन एग्जांपल्स के फॉर्म में हम इसको देख लेंगे फटाफट। तो अगर मान लो कि एक बॉडी है, तो वो घूम रहा है, if we have this okay, so see here the next slide here, suppose एक रिंग जो है वो ऑलरेडी घूम रहा है उसके एक्सिस से के अबाउट, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास में से पास होता है। देखिए ठीक से, ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमको इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हम समझ सकते हैं, इट्स अ क्वेश्चन। अगेन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी, ये देखिए ठीक से, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि द सिलेंडर इज गोइंग टू रोटेट about an axis which is passing through its center in the first slide। As we can see in first picture, we can see clearly the cylinder is rotating about an axis which is passing through the center of mass, no doubt। But if the suppose the same cylinder is going to rotate about an axis which is passing through its rim, in its circumference, तो circumference के about अगर उसको rotate किया जाए, इस axis के about अगर उसको घुमा दिया जाए, तो उसका moment of inertia कितना होगा, that is we are interested in finding it out। तो हमको इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमको देना है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको उसके सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पता है, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास बट पैरेलल टू दैट प्रीवियस एक्सिस। ये दोनों एक्सिस हम देख रहे हैं क्लियर किस तरह से पैरेलल है। अगर हम यही एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करने चले जाए, तो हम समझ सकते हैं आराम से कि ये एक्सिस हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्सिस
वही है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम ये एक्सिस ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा जरूर। सो ये जो एक्सिस है, इन दोनों में एक्सिस में से हम देख सकते हैं क्लियरली कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। ये वाला जो एक्सिस है, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बट दिस वन is not passing through the center of mass, we can see, and hence we are required, or we are interested to finding out the axis of moment of inertia of a body about an axis passing not passing through center of mass, whereas we know the moment of inertia of the same body about an axis which is passing through its center of mass. ये हमको अच्छी तरह से समझना है. The next slide again gives us the same idea, same situation, and same problem. Again, we can see clearly that this disk is rotating in the first case about an axis which is passing through its center of mass. No doubt. ये जो axis है वो center of mass में से pass हो रहा है, ठीक है. लेकिन उसके about हमको moment of inertia उसका पता है. Let us call it as IC. Okay, IC. C stands for center of mass. No doubt. And we want to find out, we are interested in finding out the moment of inertia of that same body which is passing through another point on the body, which is going to be IO. O is going to be any other point, moment of inertia about which is going to be found out. तो जिस point के about हमको moment of inertia find करना है, उस point को हम अगर O बोल देते हैं, तो उस O point के about moment of inertia कितना है वो हमको ढूंढना है. तो इसमें IC, we can prove that IO is going to be greater than IC, and we can say that IO is precisely going to be equal to IC plus M into H square, where M stands for the mass of the whole body and H is going to be the distance between these two parallel axes. जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ये जो एक्सिस है, ये अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो उसके सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, तो अगर ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है ये अगर हम ढूंढेंगे तो ये डिस्टेंस सपोज h है कहलाता है. So this is going to be h suppose. Then we can say that this h will be appear here. ये h यहाँ पे आ जाएगा. इस h के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कितना ज्यादा है. तो ये सिचुएशन में हम इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. अभी कैसे निकालने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए हम अभी फॉर्मूला बनाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब अभी जस्ट 2 मिनट के बाद. लेकिन हमको एग्जैक्टली करना क्या है वो हम इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं क्लियरली. इवन उसका ही हम तीसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं आराम से. देखिए ठीक से, द नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक रॉड. रॉड का एग्जांपल हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक रॉड है सपोज हमारे पास, और उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने उसको मान लिया सपोज IC उसको हमने बोल दिया. बट अगर सपोज इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट, दूसरे पॉइंट में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, इसको हम बोल सकते हैं IO, where O stands for the point where the axis of rotation passes through, and C is called as the center of mass of that body. This is going to be the center of mass C. अगर हम यहाँ पे वही एक्सिस यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं क्लियरली, ये सपोज वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जिसको हमने IC बोल के रखा है. और उस केस में IO बड़ा होगा या IC बड़ा होगा तो हम समझ सकते हैं आराम से कि IO is going to be greater than IC, and precisely we again can say that this IO is going to be equal to IC plus M into H square, where M is going to be the mass of that whole rod and H is going to be the distance between these two parallel axes, you can say. तो अगर H इनके बीच में का डिस्टेंस है तो उस केस में हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इस एंड पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है. तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है और ये हमको इस स्लाइड के अंदर करना है. एंड देन नेक्स्ट वी कैन से the next is about the principle of perpendicular axis that we will see later. तो ये बाद में हम देखेंगे, बट अभी फिलहाल ये हमने देख लिया. तो अभी हमको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूव करने के लिए चलिए फिर से एक बार बोर्ड पे जाते हैं और देखेंगे ठीक से कि हाउ कैन वी प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस. ओके, सो सी हियर we want to find out the derive the expression for principle of parallel axis. तो उसके लिए एक कोई भी शेप का, किसी भी शेप का एक बॉडी हम इमेजिन कर लेंगे.
consider a body of any shape like this, किसी भी shape का वो हो सकता है, and we want to find out, suppose, the moment of inertia of this body about an axis which is passing through its center of mass. तो इस बॉडी का जो है सेंटर ऑफ मास कहीं तो भी लोकेटेड है, हम इमेजिन कर सकते हैं, एंड वी कैन कॉल इट एज सी, इसको हम सी बोल देंगे. सपोज दिस इज द बॉडी एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसमें से पास होने वाला एक एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, नो डाउट. Okay, and at the same time there is another point which is other than the center of mass. तो सेंटर ऑफ मास के अलावा इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे चाहिए तो C. ओके, एंड सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे इस बॉडी के अंदर जिसको हम नाम दे देंगे O, और उस पॉइंट में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है. तो सपोज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body about an axis passing through its any point is to be found out. This point is called as O here, and this point is known as C, which is going to be the center of mass. तो अभी ये डायग्राम जो है वो थोड़ा 3 डायमेंशनल है, तो इमेजिन करो उसको ठीक से. तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी एक तरह से किसी भी शेप का हो सकता है, और वो जो घूम रहा है इस तरह से कि 2 एक्सिस के अबाउट वो घूम सकता है, लेकिन जब वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम लिखेंगे IC के द्वारा. IC is going to be the moment of inertia of the body about an axis passing through its center of mass. And suppose that IO is going to be the moment of inertia of the body about an axis which is passing through its point O here, which is other than its center of mass. And suppose that there is a distance h between the center of mass, the two axes, one is passing through center of mass and one other not passing through center of mass. तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो h के बराबर है. ठीक है, अभी अगर इस बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इस बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी एक जनरल पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा. लेट अस टेक इट एज P, एट अ पॉइंट P. तो इस पॉइंट P पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, पार्टिकल कंसीडर किया है जो कि इस बॉडी के साथ घूम रहा है. जब ये इस बॉडी घूमेगा तो ये पार्टिकल भी जरूर घूमेगा, और अभी ये इस पॉइंट P का जो मास है वो हमको एज्यूम करना है इट इज dm. dm is going to be the mass of this particle at point P here. And now we can take this C as the origin and take this x-axis along this OC, line OC, and the y-axis perpendicular to the line OC, and just see this distance. ये जो C और P को अगर हम ज्वाइन करते हैं सपोज तो वो CP बन जाएगा, नो डाउट. और O और P को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं सपोज तो वो OP कहलाएगा. ठीक है, तो ये CP और OP इन दोनों को हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, और एट द सेम टाइम इस OC को भी हम ज्वाइन कर देंगे, नो डाउट. ये बन गया OC, और इस OC को अगर हम और आगे एक्सटेंड करेंगे सपोज तो हम समझ सकते हैं आराम से. इफ यू एक्सटेंड दिस OC फर्दर देन वी कैन सी दैट इट विल, ये OC हमने आगे एक्सटेंड किया, और यहाँ से P से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस OC एक्सटेंडेड पे तो वो सपोज मिलता है इसको पॉइंट D में सपोज. तो इस पॉइंट को हम D नाम दे देंगे. चलो, तो इस पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर और इस पॉइंट को बोल दिया D. ओके, तो ये बन गया D. अभी हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर OP is going to be the radius of the particle P when it revolves about axis O, axis passing through O. जब पूरा बॉडी पॉइंट O के अबाउट घूमता है तो इस पॉइंट P का जो है रेडियस वो OP बन जाएगा, और जब पूरा बॉडी IC मतलब C पॉइंट के अबाउट घूमेगा, C पॉइंट में से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो उस केस में जो है पॉइंट P का जो रेडियस है वो बन जाएगा CP. और इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी about an axis passing through its point C, center of mass. So we can say moment of inertia of point P or element dm, element of mass dm about an axis passing through C will actually be equal to simply Cp square
into dm, because cp is going to be its radius. जैसे कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा mr स्क्वायर होता है, m into r square, where m is replaced by dm here, and radius r is going to be this distance cp here, and that's why we can get this as cp square into dm as the moment of inertia of single point p about point c. Okay, but if we want to find out the moment of inertia of the whole body, पूरे बॉडी का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट पॉइंट सी, तो हम उसको IC बोल देंगे, एंड दैट IC कैन बी ऑब्टेन टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर dm. तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर dm, दैट इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द body about IC. Okay, the next step we can say the moment of inertia of the same particle P about an axis passing through O. You can just guess O पॉइंट के अबाउट जब एक्सिस पास होगा तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस एक्चुअली उसका रेडियस करके काम करेगा, नो डाउट. This OP will become the radius in that case when the axis will be passing through the point O, and in that case the moment of inertia of point P will become OP square into dm, no doubt. But if we talk about the whole body, then the moment of inertia of the whole body about the axis passing through O, तो इसके हम लिखेंगे IO, so that IO can be written to be equal to integration of OP square into dm. तो ये बन गया हमारा O के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो IO भी हमको मिल गया, IC भी हमको मिल गया. तो IO depends actually on OP square, whereas IC depends on CP square, as we can see it here. And now in order to verify the relationship between IO and IC, we have to derive the relationship between OP square and CP square as well. तो उसके लिए हम सिंपल 10 स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यूज करेंगे. तो हमको पता है ऑलरेडी इस ट्राइंगल के अंदर, इस इन दिस ट्राइंगल OCP, ये बड़ा जो ट्राइंगल दिख रहा है, तो उसके अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, you can say that in triangle OCP, sorry not OCP, OPD, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं आराम से कि OP स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये जो OP स्क्वायर है वो OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के बराबर होगा जरूर. तो दिस इज गोइंग टू बी OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, नो डाउट. ये तो हमको मिल गया, बट we already know that OD, this OD actually is going to be the sum of two things, one of which is OC and other one is CD. तो ये OC और CD इन दोनों के सम के बराबर ये OD रहने वाला है, इसलिए OP स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में OD के बदले आ जाएगा OC प्लस CD the whole square plus PD square as it is. And then we can just simplify this further according to the formula for A plus B the whole square. A plus B the whole square का जो फॉर्मूला है, तो उसको यूज करके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा OP square kept as it is equal to, here it is OC मतलब, चलो ठीक है, OC square यहाँ पे आ जाएगा A plus B the whole square का जो फॉर्मूला हमारे पास है A square plus 2AB plus B square. तो अगर ये यूज करेंगे यहाँ पे OC square plus 2 times OC into CD plus CD square as it is plus PD square as it is. तो ये हमको मिल गया A plus B the whole square का फॉर्मूला यूज करने से इक्वेशन. अभी हम इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे और, तो हम क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम देख रहे हैं CD square plus PD square. What is this? CD square plus PD square is going to be CP square. So we can have this value inserted here and get this as OP square is equal to OC square plus 2 times OC into CD plus CP square. Okay, and then we can just अभी एक मिनट में हमको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लीज. थैंक यू ऑल ऑफ यू.